के लिए। तो कैसी थी भाई आवाज भाई? खनखनाहट और खनकदार, खनकदार, है ना। एक यहां पर देखिएगा मुतरन्नुम आवाज में नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनकी आवाज में तरन्नुम और एक अजीब किस्म की खनखनाहट थी। तो बुजुर्ग शख्स की आवाज कैसी थी? 91 नंबर देखिएगा। तो मुतरन्नुम और खनकदार यही है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर में, काकों को बुलंदी खानी के बाद क्या खाने को मिलता था? पूरी सब्जी, दाल चावल, हलवा और जिलेबी। यानी काकों को बुलंदी खानी के बाद क्या मिलता था, यह आपको देखना। जहां से आपने पढ़ के छोड़ा है उससे आप आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। वहां पर उसे जो बात सबसे अच्छी लगती वो ये थी कि बुलंद खानी के बाद उसे बहुत से हलवा खाने को मिलता था। क्या मिलता था? हलवा खाने को मिलता था। क्या मिलता था? हलवा खाने को। तो काकों को बुलंद खानी के बाद क्या खाने को मिलता था? हलवा खाने को मिलता था, ऑप्शन नंबर सी। काकों को किस तरह के मेंढकों की तलाश रहती थी? काले काले, सुर्ख, पीले पीले और मट मेले। तो देखते हैं किस तरह के मेंढकों की तलाश रहती थी। जे यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, हलवा खाने को मिलता था। अपने हिस्से के अलावा वो अपने बाप और मां के हिस्से में से भी हलवा ले लेती थी। यहां तक के इबादत खाने के बाहर बैठी गोंगी माई भी अपने हलवे में थोड़ा सा चख कर बाकी हलवा काकों को दे देती थी। ये सारा हलवा काकों लिए नाश्ता का काम करता। वो सारा दिन इधर उधर घूमा करती थी। उसे पीपल की छांव तले नमदार दूब में, दूब मतलब होता है जो घास होता है, वो नमदार दूब में छुपे नाक तक पानी में डूबे पीले पीले मेंढकों की तलाश रहती थी। कैसे मेंढकों की तलाश रहती थी? पीले पीले मेंढकों की तलाश रहती थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि काकों को किस तरह की मेंढकों की तलाश रहती थी? तो पीले पीले मेंढकों की, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। काकों को जिंदगी की डॉट डॉट का कुछ पता नहीं था, हकायक का, सच्चाइयों का, तलखियों का, रंगीनियों का। तो देखते हैं जहां से हमने साथियों छोड़ा है पैराग्राफ, उससे आगे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा जी। वो मेंढकों की तलाश रहती थी। अक्सर मेंढक उसे पहले ही देख लेते और उसकी नियत भांप कर गुराब से पानी में डुबकी लगाते जाते। और काको तो पहले बुदक कर पीछे हट जाती और फिर खिलखिलाकर हंसने लगती। उसकी हंसी मौसीकी पानी की छनछनाहट में घुल मिल जाती। तो देखिए किसका उसको पता नहीं था, तो ये आपको मिलेगा। रुक जाइए जी। काको यहां पे देखिए ऊपर में है, जब आपको छूट जाए। काको बड़ी हंसमुख बच्ची थी, जिंदगी की तलखियों का उसे कुछ पता नहीं था। क्या चीज का पता नहीं था? तलखियों का। क्या चीज का पता नहीं था? तलखियों का, है ना। तो अब ये मिल गया आपको कि काको को जिंदगी की कुछ का पता नहीं था। क्या चीज का पता नहीं था? तो तलखियों का, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे सवालात हैं। इबादत खाने के बाहर बैठी औरत कैसी थी? अक्लमंद, खूबसूरत, बेवा और गोंगी। तो देखिए फिर से पैराग्राफ को हम पढ़ रहे। इबादत खाने के बाहर बैठी औरत कैसी थी? तो पैराग्राफ को फिर से आपने पढ़ना शुरू किया है, तो आप फिर से यहां से देखिए। जिंदगी की तलखियों का उसे कुछ पता नहीं था। वो अपने सादा माहौल में यूं चमकती जैसे बड़े अजंबे के मेले में आ निकली हो। सुबह वो अपने बाप के कंधे पर या मां की गोद में सवार होकर इबादत खाने जाती। वहां एक बुजुर्ग शख्स एक मोटी सी किताब में से कुछ आवाज बुलंद पढ़कर सुनाते। वो मुतरन्नुम आवाज में नहीं पढ़ते, लेकिन उनकी आवाज में तरन्नुम एक अजीब किस्म की खनखनाहट थी। जे इबादत खाने के बाहर बैठी कैसी औरत थी? यहां पे देखिए, वहां पर उसे जो बात सबसे अच्छी लगती वो ये थी कि बुलंद खानी के बाद उसे बहुत से हलवा खाने को मिलता। अपने हिस्से के अलावा वो अपने बाप और मां के हिस्से में से भी हलवा ले लेती थी। यहां तक कि इबादत खाने के बाहर बैठी गोंगी माई कैसी थी भाई? गोंगी माई अपने हलवे में थोड़ा सा चक्कर। तो कैसी थी इबादत खाने के बाहर बैठी औरत? गोंगी माई। कैसी थी? गोंगी माई थी जे। कैसी थी? गोंगी माई थी। तो इबादत खाने के बाहर बैठी औरत कैसी थी? तो आपका हो गया गोंगी थी, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। काकों को देखकर मेंढक कहां छुप जाते? घास में, पानी में, साए में और रेत में। तो यह पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है कि मेंढक पानी में ही रहता है,
तो उनको देखकर मेंढक कहां छुपेगा भाई? तो उनको देखकर मेंढक छुप जाता था कहां पर? तो पानी में, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। काको किस तरह की बच्ची थी? चालाक थी, हंसमुख थी, गाफिल थी, तेज थी। तो ये सबसे ऊपर ही दिया हुआ है कि काको क्या थी? एक हंसमुख बच्ची थी, है ना। काको बड़ी हंसमुख बच्ची थी, है ना, यही लिखा हुआ ना। तो काको बड़ी हंसमुख बच्ची थी। तो काको किस तरह की बच्ची थी? तो वो हंसमुख बच्ची थी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नमदार में नम किस तौर पर इस्तेमाल हुआ है? साबका है, लाहिका है, जमीर है, सिफत है। देखिए, कोई इसमें होता है ना, और इसमें के शुरू में अगर कोई आप हर्फ लगा देते हो या फिर आप लफ्ज लगा देते हैं जिसकी वजह से इसका माना बदल जाता है, तो उसको बोला जाता है साबका। और यही साबका को साथियों हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ये ग्रामर का क्वेश्चन है। जैसे देखिए, हम लगाते हैं एक इसमें है जवाब। अब जवाब के शुरू में हमने लगा दिया लाजवाब, तो ला लग गया तो क्या हुआ? जिसका कोई जवाब नहीं, तो ये साबका हो गया। इसी तरह हमने एक लफ्ज लगा दिया मुमकिन, इसके शुरू में हमने लगा दिया नामुमकिन, बनता है ना। तो इसी तरह साथियों नमदार में नम किस तौर पर इस्तेमाल हुआ? नम, नमदार, नम मतलब भीगा हुआ। तो यहां पर जो है नम, देखिए ये साथियों शुरू में लगा है ना, तो नमदार में नम क्या है? साबका है। क्या है? साबका है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है जी। नियत भांपने से क्या मुराद है? नहीं बोलता है कि हमने आपके नियत को भांप लिया। चलने का अंदाज, पेश गोई करना, इरादे को जानना, अंदाजा लगाना। नियत भांपने का मुराद क्या होता है साथियों? जे 99 नंबर क्वेश्चन का नियत, हमने आपकी नियत को भांप लिया यानी हमने आपके इरादे को जान लिया, इरादे को जानना, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 91 नंबर से लेकर साथियों कितना तक? 99 नंबर सवाल, यानी टोटल जो है 9 सवाल आपको पैराग्राफ से है। फिर उसके बाद आपको चूंकि लैंग्वेज 1 में आपको शेर भी देगा, तो अब ये शेरी हिस्सा को पढ़ने से पहले आप अकॉर्डिंग टू हमारे अनुसार क्वेश्चन को हल कीजिएगा, यानी पहले आप पैराग्राफ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। 100 नंबर क्वेश्चन है, शेरी इस्तिलाह में इस गजल के दूसरे शेर को क्या कहेंगे? मतला कहेंगे, हुस्ने मतला कहेंगे, मक्ता कहेंगे, मतलए सालिस कहेंगे। यानी ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि साथियों शेरी इस्तिलाह में इस गजल के दूसरे शेर को क्या कहेंगे? दूसरा शेर तो समझिए, देखिएगा साथियों, कहा जा रहा है, देखना फिर हश्र में क्या हश्र बर्पा हो गया, वो सरापा हश्र जब हंगामा आरा हो गया, जिंदा ए जावेद फानी अपना नाम हो गया, सहरे उल्फत रश के एजाज मसीहा हो गया। अब यहां पर सबसे पहले आप एक चीज को समझिए, देखिए समझिएगा। एक होता है दोस्तों रदीफ, एक क्या होता है? रदीफ, और एक होता है काफिया। समझ लीजिए पहले आप, रदीफ क्या होता है कि देखिए शेर का एक लाइन, देखना फिर हश्र में क्या हश्र बर्पा हो गया, ये जो यहां से यहां तक की लाइन है इसको बोलते हैं मिसरा। क्या बोलते हैं? मिसरा। वो सरापा हश्र जब हंगामा आरा हो गया, ये भी साथियों बोला जाता है मिसरा। मिसरा का मतलब होता है पलड़ा का एक पलड़ा। पहले जो किवाड़ होता था वो 2 पलड़ा वाला होता था, तो ये एक पलड़ा, ये दूसरा पलड़ा, यानी ये हो गया आपका मिसराए अव्वल, ये हो गया मिसराए सानी। अब ये दोनों मिसरा जब एक साथ मिलेगा तब ये कहलाएगा शेर। क्या कहलाएगा? शेर कहलाएगा। तो ये चीज आप समझ गए। अब समझिए, हम आपको बताना चाह रहे थे रदीफ। रदीफ क्या होता है कि साथियों मिसरा के आखिर में कोई सेम लफ्ज हो जो बार बार आता है उसको बोलते हैं रदीफ। और काफिया बोलते हैं कि रदीफ से पहले कोई लफ्ज उसी वजन पर आए। किस पर आए? वजन पर आए। अब कहिएगा सर वजन किसको होता है? जैसे देखिए एक लफ्ज है बर्तन और इसी के वजन पर दूसरा। उसके बाद साथियों यहां पे देखिए, जिंदा जावेद फानी अपना नाम हो गया, सहरे उल्फत रश के एजाज मसीहा हो गया। यहां पे देखिएगा हो गया फिर हो गया, ये दोनों कैसा लफ्ज है? सेम लफ्ज है, यानी ये दोनों रदीफ है। उसके बाद देखिए यहां पर साथियों, जिंदा जावेद फानी अपना नाम हो गया, जे अपना नाम हो गया, एजाज अपना मसीहा हो गया। तो इसमें मसीहा, आरा, बरपा, ये क्या है? काफिया भी है। तो
तो ये जो है ना आपका क्या होगा, हुस्ने मतला होगा। क्या होगा, हुस्ने मतला होगा। तो दूसरा शेर के अंदर भी काफिया और रदीफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हुस्ने मतला हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शेरी इस्तिलाह में इस गजल के दूसरे शेर को क्या कहेंगे, मतला कहेंगे। मतला तो पहले को बात हो रही है, यहां पर दूसरे शेर की बात हो रही, हुस्ने मतला कहेंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। इस गजल में हो गया क्या है, रदीफ है, काफिया है, बहर है और जमीन है। तो हो गया क्या है, देखिए, देखना फिर हश्र में क्या हश्र बर्पा हो गया, वो सरापा हश्र जब हंगामा आरा हो गया। तो हो गया इसके अंदर रदीफ है, चूंकि ये सेम लफ्ज है, तो यहां पर हमको पूछा गया कि इस गजल में हो गया क्या है, तो ये आपका रदीफ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद साथियों आपसे पूछा गया है बख्त नारसा से क्या मुराद है, किस्मत है, ताकत है, कम फहमी है, बदकिस्मती है। तो देखते हैं क्या है। नजर देने वाले, नजर देने लाए थे हम जलवा जाना को दिल, वो सिर्फ कश्मकश हाय तमाशा हो गया, अपनी मुश्ते खाकी पे पहुंची न कोई यार तक, हाय कमबख्त नारसा तेरा ही चाह हो गया। तो इसमें पूछा गया है कि कमबख्त बख्त नारसा से क्या मुराद है, 102 नंबर क्वेश्चन का। बख्त नारसा से साथियों बदकिस्मती है ना, बदकिस्मती इसका मुराद होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। 103 नंबर में है गजल में मुस्तामल हश्र बर्पा होना क्या है, जरबुल मसल है, कहावत है, रोजमर्रा है, मुहावरा है। तो देखिए एक चीज यहां पर आप याद रखेंगे, जिस साथियों क्या होता है नून अलिफ जबर ना हो, जैसे हम लोग बोलते हैं 9-2-11 होना, समझिएगा 9-2-11 होना, ये क्या है भाई, जे आब आब होना, क्या होना, आब आब होना। तो ये सब क्या है आपका, ये मुहावरा है। तो हश्र बर्पा होना यानी ये मुहावरा है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। रश्क का मुतजाद क्या है, इबरत है, नसीहत है, कुढ़न है, हसद है। रश्क का उल्टा आपसे पूछा गया। देखिए एक होता है साथियों रश्क, रश्क किसको बोलते हैं, रश्क बोलते हैं कि कोई आदमी बहुत अच्छा कर रहा है, हम ये नियत करें कि हम उससे अच्छा करेंगे। यानी अगर मान लीजिए कि कोई आपके बगल में एग्जाम में क्वालिफाई कर गया, तो साथियों वहां पर आपने ये कोशिश किया कि हम भी मेहनत करके क्वालिफाई करेंगे, ये हुआ रश्क। लेकिन मान लीजिए कि आपने ये जलन कर लिया कि वो क्यों क्वालिफाई किया, उसको नहीं करना था, उसके पीछे पड़ गए, वो हो गया हसद। इस्लाम में रश्क जायज है और हसद जो है वो हराम है। तो रश्क का उल्टा पूछा गया है, तो रश्क का उल्टा होगा हसद। दोनों का अलग अलग माना हुआ। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मसीहा का बुनियादी वस्फ क्या है, हिदायत, तरबियत, शिफा और निजात। मसीहा का बुनियादी वस्फ क्या है, तो देखिए शिफा, मसीहा नहीं बोलते आप मेरे लिए मसीहा है, यानी शिफा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब यहां से साथियों ये टोटल जो 15 था, 15 में आपका 15 आना चाहिए। इसमें आपका अगर 14 भी आ रहा है तो नंबर आपका कम है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है ना, बाकी साथियों हमने सारा टेस्ट वगैरह लगा दिया है, उसको आप लगाइए। और एक बार जो है वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दें। अब यहां से जो है आपका पेडागोजी शुरू होगा, इसमें 1-2 नंबर कम भी आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए। बच्चों को ऐसी सरगर्मियों से तरगीब होती है जिनकी, तरगीब का मतलब क्या होता है, मतलब सीख। बच्चों को सरगर्मी का मतलब होता है क्रियाकलाप, मतलब बच्चों को ऐसे क्रियाकलाप से तरगीब होता है जिनकी क्या, मंसूबा साजी बड़ों ने की हो, यानी जिसको बनाया हो बड़ों ने, मंसूबा साजी बच्चों ने की हो, जवान के लिए, जो उनके लिए, जवान नहीं है, जो उनके लिए बामाना हो, जो उस्ताद के लिए बामाना हो। एक बात सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बच्चों को कौन सी सरगर्मियों से उनको फायदा होगी। उस्ताद के लिए बामाना हो, ये तो कट जाएगा, इसलिए कि जो तालीम है वो बाल केंद्रित है, तिफले मरकूज है। उस्ताद के लिए मानादार होना ये कोई माना नहीं रखता, ये वाला तो आपका कट जाएगा। मंसूबा साजी बच्चों ने की हो, सरगर्मी को साथियों बच्चे अपने लिए खुद से मंसूबा नहीं कर सकते, बड़ों ने की हो ये नहीं,
लेकिन जो बच्चे के लिए बामाना, अब मान लीजिए कि कोई 1 क्लास का बच्चा है, उसके हिसाब से जो मंसूबा तैयार किया गया बिल्कुल सही है। अब इसके लिए साथियों हम क्या कर रहे हैं, 10 क्लास का कोई हम क्रियाकलाप इसको करा रहे हैं, तो इसके लिए बामाना तो नहीं है। तो ये जो उसके लिए बामाना है उसी से उसको तरगीब होती है। ऑप्शन नंबर सी। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अभी सीटेट के पढ़ रहे हैं, हम आपको अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ाएं जो कि आपको बीपीएससी में दिया जाएगा, तो ये जो साथियों है ये आपके लिए बामाना नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो उनके लिए बामाना हो इसी से उसको क्या होती है, तरगीब होती है, उसी से वो सीख लेता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 107 नंबर में, प्राइमरी सतह पर खेल या सरगर्मी की हिदायत देनी चाहिए। यानी बच्चे को, प्राइमरी सतह का मतलब यह हुआ कि प्राथमिक दर्जा में, यानी बच्चे को साथियों हम खेल या सरगर्मी की हिदायत कैसे दें। बच्चों के घर या मादरी जबान में, सानवी जबान या अंग्रेजी जबान में, स्कूल या रियासत की जबान में, उस्ताद या जरिया तालीम की जबान में। सबसे पहले आप एक चीज जानिए, सानवी का मतलब क्या होता है, दूसरा, और अंग्रेजी का मतलब, देखिए हमने आपको बताया है जब कभी आपको यह पूछे पहली जबान, तो पहली जबान से मुराद क्या होता है, मादरी जबान यानी कि मदर टंग। और जब कभी आपसे पूछे दूसरी जबान, या फिर आपको पूछ ले दूसरी जबान नहीं बल्कि हदफे जबान, या आपको साथियों पूछ ले हदफे जबान नहीं बल्कि मियारी जबान, इन सभी से मुराद है मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो देखिए हम बच्चे को स्टार्टिंग में जो खेल की सरगर्मी देंगे उनके घर की जबान से देंगे या फिर हम उनकी मादरी जबान में देंगे, इसलिए कि बच्चे जो है वो स्टार्टिंग में अपनी मादरी जबान में समझने में क्या होते हैं साथियों, बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला आपका राइट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर में, दर्जे झैल बयानात को बयान के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है, मतलब कौन सा जो है निगेटिव है उसको बताना है। नज्म, गीत और गाने बच्चों के लिए जरिया है, मतलब देखिए नज्म, गीत और गाने बच्चों के लिए क्या होगा जी। ऑप्शन नंबर ए में है लफ्ज और जुमलों की साख्त याद करने का। देखिए याद करना एक निगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसको हम कट कर देंगे। यही हमारा पहला ही निगेटिव पकड़ा चला गया और हमको पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो जब हमने साथियों पहले को ही पकड़ लिया है ना, उसके बाद देखिए आगे हम चलेंगे फिर कि दर्जे झैल बयान के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। नज्म, गीत और गाने बच्चों के जरिया के लिए जरिया हैं, मतलब कौन सी जरिया, लफ्ज और जुमलों की साख्त याद करने, लफ्ज की मश्क का, मतन की मदद से कवायद सीखने का, जखीरे अल्फाज में इजाफे का। देखिए असल में बात यहां पर यह समझना है आपको कि यह साथियों सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो ऑप्शन आपको लगेगा कि यह गलत है या दो दो ऑप्शन हो सकता है, उस सूरत में आपको कंपेयर करना पड़ता है कि दोनों ऑप्शन में से कौन इसका ये होगा। तो हमको यह पूछा गया कि कौन दुरुस्त नहीं है। नज्म, गीत और गाने बच्चों के लिए जरिया है, यानी नज्म और गीत और गाने से बच्चे को क्या फायदा मिलता है, इसके हिसाब से कौन सही नहीं है। लफ्ज और जुमलों की साख्त याद करने का, लफ्ज की मश्क करने का, जखीरे अल्फाज में इजाफे का, मतन की मदद से कवायद सीखने का। देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि साथियों नज्म के अंदर क्या होता है, कवायद को बरसरे ताक पे रखा जाता है, यानी यहां पर कवायद का कोई भी साथियों रूल फॉलो नहीं किया जाता है। चूंकि नज्म के अंदर वजन को देखा जाता है जिसकी वजह से कवायद के रूल टूटते हैं, तो यह कहा जाए कि मतन की मदद से कवायद सीखने का यह बिल्कुल सही बैठ रहा है, इसलिए कि यह गलत है, यह गलत है और बोर्ड ने यही आंसर माना था, इसीलिए हमको इसको मानना है। हालांकि पहले वाला भी लफ्ज और जुमलों की साख्त याद करने का यह भी साथियों नहीं है, इसलिए कि याद करना निगेटिव वर्ड है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट मानेंगे। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद बच्चों का अंदाजा कद्र करता है। उस्ताद बच्चों का अंदाजा कद्र करता, अंदाजा कद्र करना यानी कि मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना यानी कि जांच करना। तो उस्ताद बच्चों का जांच क्यों करता है, डॉट डॉट। क्लास में जबान के सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले को जानने के लिए, यानी अंदाजा कद्र इसलिए किया जाता है
कि पूरे क्लास में सबसे अच्छा कौन बोल सके, इसलिए किया जाता है क्या, अगर हम इसलिए जांच करेंगे तो गोया कि हम बच्चों के अंदर भेदभाव पेश कर रहे हैं, ये निगेटिव वर्ड है। बच्चों की आमोदशी खला को जानने के लिए, खला मतलब होता है साथियों कमी, यानी बच्चे के जो अधिगम का प्रक्रिया है उसके अंदर क्या कमी है, उस चीज को जानने के लिए बच्चा उस्ताद क्या करता है, मूल्यांकन करता है। तो ये कुछ हद तक पॉजिटिव लग रहा है, 109 नंबर का है ना। लेकिन आगे चलिए, बच्चों की आमोदिश में बेहतरी लाने की गर्ज से मजीद मंसूबा साजी के लिए उस्ताद देखिए कभी कभी साथियों जांच इसलिए भी करता है कि बच्चों के अंदर जो कमी है वो कमी किस वजह से रह गई और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, यानी उसमें के अंदर बेहतरी लाने और साथियों मजीद मंसूबा साजी, यानी कैसे और भी बेहतर से बेहतर किया जाता है, इसलिए भी जांच किया जाता है। अब इस सूरत में देखिए इससे भी बेस्ट ऑप्शन आपको सी वाला मिल रहा है। आगे चलते हैं, बच्चे का उसके हम जमातों से तकाबुल के लिए, तकाबुल का मतलब होता है कंपेयर करना, यानी बच्चे को हम एक दूसरे में दिखाएंगे कि कौन बच्चा टॉप है कौन नीचा है। साथियों अंदाजा कद्र का कभी भी ये मतलब नहीं होता। अंदाजा कद्र यानी मूल्यांकन इवेल्युएशन का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि बच्चे का जो आमोदिश है यानी अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको और भी बेहतर से बेहतर बनाया जाए और कहां पर कमी है उस चीज के लिए। तो ऑप्शन सी जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप लोग दे भी रहे हो, ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जू लिसानी बच्चे एक जबान बोलते वक्त अक्सर दूसरी जबान के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसे डॉट डॉट कहते हैं। सबसे पहले साथियों हमको दो चीजें समझनी है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए साथियों आपको मैंने पढ़ाया था द्विभाषिक बच्चे, द्विभाषी बच्चे, द्विभाषिक है ना। तो द्विभाषिक को क्या बोलते हैं, जू लिसानी, यानी वो बच्चा जो दो जबान जानता हो, वो बच्चा जो दो जबान जानता हो। अब वो क्या होता है समझिएगा, जो बच्चा दो जबान जानता है वो हमेशा देखिएगा अपनी बातों में कुछ कुछ लफ्ज का इस्तेमाल करता है। जैसे वो बोलेगा कल मैं मार्केट गया था, अब समझिएगा उन्होंने कहा कि कल मैं मार्केट गया था, मार्केट लफ्ज उन्होंने इंग्लिश का इस्तेमाल कर लिया। कल मैं बाइक चला रहा था, अब साथियों यहां तक तो ठीक था लेकिन बाइक बोल दिया, बाइक एक अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, यानी दो भाषा का इस्तेमाल कर रहा। तो समझिएगा जू लिसानी बच्चे यानी दो जबान बोलने वाले बच्चे एक जबान बोलते वक्त अक्सर दूसरी जबान के उस लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसे डॉट डॉट कहते हैं। एक जबान बोलते बोलते वक्त अगर आप साथियों दूसरी जबान को भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोला जाता है कोड स्विचिंग। क्या बोला जाता है, कोड स्विचिंग। और देखिए जैसे साथियों आप एक जबान बोल रहे हो लेकिन उसकी वजाहत के लिए दूसरा आप क्या बोलते हैं साथियों, आप उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे हम बोले दिस इज अ बुक, है ना, समझिएगा, और मैंने बोल दिया कि यह क्या है, एक किताब है। अब समझिएगा यह एक किताब है। हमने क्या किया भाई, पहले हमने इंग्लिश बोला और उसके बाद उसका ट्रांसलेट कर लिया दूसरी जबान में। इसको बोलते हैं कोड मिक्सिंग। इसको क्या बोलते हैं, कोड मिक्सिंग। लेकिन हम एक लैंग्वेज बोलते बोलते दूसरी लैंग्वेज को भी उसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोड स्विचिंग। आई होप कि आप समझ गए होंगे। साथियों अगर आप ये दोनों क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे इसलिए आप समझ लीजिए, अगर आप एक लैंग्वेज बोल रहे हैं बीच में आपने कोई दूसरा लैंग्वेज इस्तेमाल कर दिया तो उसको बोलते हैं कोड स्विचिंग। लेकिन आप एक लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोड मिक्सिंग। क्या बोलते हैं, कोड मिक्सिंग। तो जू लिसानी बच्चे एक जबान बोलते वक्त अक्सर दूसरी जबान के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, कोड स्विचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड स्विचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड स्विचिंग।